बिना किसी औपचारिकता के आमंत्रित कर रहा हूं आज के कार्यक्रम के हमारे मुख्य वक्ता, हम सबके प्रेरणा स्रोत माननीय मुरलीधर राव जी से, वह पधारें। आज के उद्घाटन के सत्र के अवसर पर इस राष्ट्रीय विचार वर्ग के मंच पर विराजमान मान्यवर श्री मोहनलाल गुप्ता जी, मान्यवर श्री सुनील कोटारी जी और कार्यक्रम संचालक श्रीमान संदीप काबरा जी, राष्ट्रीय विचार वर्ग में इस अवसर पर इस सभागार में उपस्थित जयपुर शहर के प्रतिष्ठित समाज सेवी कार्यकर्ता और इस वर्ग में कई प्रांतों से आए हुए कार्यकर्ता बंधु और भगिनीवार, स्वदेशी आंदोलन की इस प्रकार की जो राष्ट्रीय वर्ग है वो एक बहुत महत्वपूर्ण अवसर है, जिस अवसर पर स्वदेशी आंदोलन जो कई वर्षों से इस देश में प्रारंभ हुआ है उसके पृष्ठभूमि के बारे में सुनने का और समझने का और वर्तमान संदर्भ में स्वदेशी आंदोलन उसका अर्थ और प्रासंगिकता किस प्रकार से है, इस बारे में भी इस वर्ग के दौरान कुछ समझने का मौका मिलता है। स्वदेशी जागरण मंच की ओर से जो विचार वर्गों की श्रृंखला है, गत कई वर्षों से जो प्रारंभ हुआ, जिसके माध्यम से देश भर में हर वर्ष आंदोलन की प्रासंगिकता को पूर्ण रूप से समीक्षा करते हुए आगे बढ़ने का एक कार्यक्रम के माध्यम से मौका मिलता है। हम सब जानते हैं कि जो हम यहाँ पर बैठे हैं, सितंबर 4 तारीख को दिल्ली में एक कार्यक्रम हो रहा है। सितंबर 3 और 4 ऐसे 2 दिन का कार्यक्रम दिल्ली में पूरे विश्व के 35 महत्वपूर्ण देशों के वाणिज्य मंत्री इकट्ठा हो रहे हैं। विश्व व्यापार संगठन के आगामी योजना और जो कई वर्षों से जो उसमें रुकावट आई है उसको कैसे समाप्त किया जाए और निदान कैसे उसमें से निकाला जाए, तो इस दृष्टि से एक बैठक के आयोजन भारत सरकार ने किया है और वो बैठक वहाँ अभी चल रही है और कई लोग स्वदेशी जागरण मंच सहित कई और अन्य संगठन लगातार दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं कि विश्व व्यापार संगठन विकासशील देशों के हितों की अनदेखा कर रही है। विशेषकर विकासशील देश भारत, चीन या छोटे छोटे देश जो हैं उनमें अधिकांश कृषि पर निर्भर जनसंख्या है, उन पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ने वाला है, इस विषय पर प्रदर्शन करते हुए बता रहे हैं। तो मैं एक संदर्भ मानता हूं और अभी भी ये याद दिलाता है कि स्वदेशी जागरण मंच की जो आविर्भाव हुआ है और स्वदेशी आंदोलन का जो दोबारा इस देश में प्रारंभ हुआ है स्वतंत्र आंदोलन के बाद, उसका वर्तमान जो संदर्भ है, जिस संदर्भ से ये जन्म हुआ है इस आंदोलन का, वो अभी समाप्त नहीं हुआ है। जिस चुनौती को लेकर इस देश में आंदोलन को प्रारंभ किया गया है वो चुनौती आज भी उसी प्रकार से विद्यमान है। ये बात हम सबको समझने की आवश्यकता है और इसमें कुछ मुद्दों के माध्यम से जो देश के सामने स्वदेशी आंदोलन की वर्तमान प्रासंगिकता है उसको मैं आपके सामने
रखने का प्रयास करता हूं। हम सब जानते हैं कि विश्व व्यापार संगठन, उसके पहले स्वदेशी आंदोलन, ज्ञाट और डंकल प्रस्ताव के नाम से बहुत कार्यक्रम, आंदोलन, कई प्रकार के जनजागरण हमने किया और हमने कहा था कि विश्व व्यापार संगठन एक प्रकार से साम्राज्यवादी व्यवस्था का थोपने का प्रयास है और जिसको आप कहेंगे कि असंतुलन को न्यायसंगत बनाते हुए व्यवस्था का निर्माण करना। देखिए कि जब कोई भी संविधान और कोई भी व्यवस्था असमानता के आधार पर निर्मित किया जाता है और असंतुलित होता है तो इसको आप कहेंगे कि इनइक्विटी इज इनबिल्ट, इनजस्टिस इज इनबिल्ट। जैसे उदाहरण के लिए आप कहेंगे कि अस्पृश्यता समाज में संविधान अगर प्रदत्त अधिकार के नाते मान्यता मिलता है तो अस्पृश्यता को पालन करने वाले काम जब कोई करता है तो उसको असंवैधानिक नहीं कहा जा सकता है, लेकिन अन्याय कहते हैं और एक प्रकार से शोषण कहते हैं और मानवीय मूल्यों के खिलाफ कहते हैं और इसलिए उसके विरोध लड़ने का स्वाभाविक रूप से हम जो मानवीय मूल्यों को मानने वाले हैं कि वो इस प्रकार की व्यवस्था को हम स्वीकार नहीं करेंगे, ऐसा जब हम कहते हैं, एक व्यक्ति के स्तर पर जब हम ये कहते हैं तो स्वाभाविक रूप से एक देश के स्तर पर कि इस देश के जो ऐसे कई जो देश हैं उन देशों के स्वाभाविक आवश्यकताओं का उनके अनदेखा करते हुए और उनके साथ अन्याय करने वाले कुछ प्रपोजल्स को या क्लाजेस को व्यवस्था के अंदर लाते हुए कोई व्यवस्था का निर्माण करते हैं तो उस व्यवस्था के खिलाफ स्वाभाविक रूप से लड़ाई शुरू हो जाती है। विश्व व्यापार संगठन एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें जब उनको समझ में आ गया है कि आने वाले दिनों में जब विश्व में एक द्विध्रुवीय विश्व समाप्त हो गया और पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ कोई चुनौती देने वाले राजनीतिक व्यवस्था नहीं है और ऐसे में पूंजीवादी व्यवस्था का विजय हो चुका है और विश्व के संचालन करने का काम अब पूंजीवाद को मिल गया है और इसलिए विश्व की सारे व्यवस्थाओं का संचालन और उसका आविष्कार करने का काम और वो किस लक्ष्यों को लेकर देश के व्यवस्थाएं चलना चाहिए, ये काम करने का अधिकार पूंजीवादी व्यवस्था पर सोचने वाले देश या उस पर चलने वाले देशों को मिल गया, ऐसा मानते हुए एक दूसरी तरफ से एक और विषय है कि विश्व में जो असंतुलन या जिसको असमानताएं पहले थी वो समाप्त होने की ओर आ गया। आप मानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब अमेरिका के पास पूरे विश्व की आर्थिक व्यवस्था के लिए जितने उत्पादन और सेवाओं के वितरण करने का क्षमता अमेरिका के पास थी, यानी विश्व के व्यापार के अंदर अमेरिका और यूरोप के पास जो एक स्थान प्राप्त था, उस स्थान को चुनौती मिलना शुरू हो गया, जिसको आप कहेंगे पैराडाइम शिफ्ट और जिसको आप कहेंगे शक्ति का हस्तांतरण, ट्रांसफर ऑफ पावर। और इसमें एक समय में जब सूरज अमेरिका और यूरोप के साथ था या वैभव और समृद्धि अमेरिका और यूरोप के साथ था और सत्ता पूरे विश्व के संचालन में अमेरिका और यूरोप के साथ था, धीरे धीरे खिसकने लग गया और ध्यान में आया कि पूरे विश्व में जिसको आप कहेंगे कि पूंजी केवल अमेरिका और यूरोप के पास नहीं, विश्व के दूसरे गोलार्ध जिसको चीन, भारत, ब्राजील, इस प्रकार के साउथ अफ्रीका, ऐसे कई देशों के पास पूंजी एकत्रित हो रहा है, जिसको आप सत्ता का आर्थिक केंद्र अगर कहते हैं तो पूंजी एकत्रित हो रहा है। अब देखिए कि ग्लोबल सेविंग्स जो महत्वपूर्ण विषय जिसमें मैं आपके सामने ला रहा हूं, ग्लोबल सेविंग्स, विश्व में अमेरिका और यूरोप ग्लोबल सेविंग्स का केंद्र नहीं रहा और ग्लोबल में जो सेविंग्स का केंद्र चीन के पास आना शुरू हो गया और विश्व के स्तर पर जिसको आप बचत के केंद्र हैं या समृद्धि के केंद्र हैं, जो पैसे के केंद्र हैं, मिडिल ईस्ट देशों के पास आना शुरू हो गया, जिसको पेट्रो डॉलर्स कहते हैं।
एक तरफ चीन के पास पैसा आना शुरू हो गया, जिसकी ट्रेड डेफिसिट नहीं है, ट्रेड सरप्लस आना शुरू हो गया। और अमेरिका के साथ भी जो व्यापार करता है तो उसके पास व्यापार घाटा नहीं है और चीन के पास पैसा ज्यादा है, ट्रेड सरप्लस बन गया। तो एक तरफ चीन ट्रेड सरप्लस कंट्री हो गया, दूसरे तरफ मिडिल ईस्ट कंट्रीज जिसको पेट्रोल के कारण पेट्रोल डॉलर्स बहुत हो गए, तो निवेश करने लायक पूंजी मिडिल ईस्ट कंट्रीज के पास आ गए हैं। और तीसरे 1990s 95 आते आते इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, ताइलैंड, इस प्रकार के दक्षिणी पूर्वी एशिया देश हैं, उनके पास भी पूंजी इकट्ठा होना शुरू हो गया। ये सभी देश अभी गरीब देश नहीं रहे, जिसको पहले कहते थे कि ये सारे एशिया में गरीब देश हैं। अब ये अमीर देश बनते गए हैं, जिनके पास जेब में पैसा है वो अमीर है, जिसके पास खर्च खत्म होने के बाद अगर पैसा बचता है तो वो अमीर देश है। तो अमीर देशों की संख्या एशिया में बढ़ गया, तो शक्ति का हस्तांतरण होना शुरू हो गया। और भारत में भी धीरे धीरे शक्ति का, जिसको उदय होना कहते हैं, वो होना शुरू हो गया। पैसे कमाने वालों की संख्या भारत में भी बढ़ना शुरू हो गया। तो कुल मिलाकर के 1990s या 1980s से पहले विश्व के स्तर पर जो अमेरिका की ताकत या यूरोप की जो ताकत रही है, वो ताकत के सामने प्रश्न खड़े होने शुरू हो गए कि भाई प्रश्न खड़ा करने वाला कौन है। तो एक तरफ चीन है, दूसरे तरफ जापान है, तीसरे तरफ मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं, और चौथे तरफ दक्षिणी पूर्वी एशिया देश हैं, और पांचवें तरफ भारत है। अब कल्पना करिए, ऐसे में विश्व का नेतृत्व आने वाले 50 वर्ष कौन करेगा? और विश्व का नेतृत्व करते हुए जो आए हैं, स्वाभाविक है उनको लगता है कि विश्व का नेतृत्व मेरे हाथों से फिसलना नहीं चाहिए, और इसको स्वीकार करने के लिए कोई तैयार नहीं रहेगा। तो ऐसे में ध्यान में आया है कि कुछ बदलाव लाना चाहिए, और केवल पैसे का, शक्ति का हस्तांतरण पैसे के माध्यम से, पूंजी के माध्यम से नहीं हुआ। दूसरा एक विषय शुरू हो गया, शिक्षा का विस्तार शुरू हो गया कि इंटेलेक्चुअल जो कंट्रोल है, जिसको आप एकाधिकार कहते हैं, बौद्धिक सत्ता का एकाधिकार, बौद्धिक सत्ता का एकाधिकार भी चुनौती देना शुरू हो गया कि भारत विश्व के अंदर बौद्धिक सत्ता पर आपका एकाधिकार नहीं रहेगा। यह चुनौती देना शुरू किया। चीन भी दूसरे तरफ शुरू किया, जापान भी स्थापित हो गया, और दक्षिणी पूर्वी एशिया देशों में भी शुरू हो गया। तो कुल मिलाकर के ये शक्ति केवल एक तरफा हस्तांतरण नहीं है, वन डायमेंशनल ट्रांसफर नहीं है। दिस ट्रांसफर इज अ मल्टी डायमेंशनल ट्रांसफर एंड इट इज ए कॉम्प्रहेंसिव शिफ्ट। यह बात हमें समझने की आवश्यकता है कि गुलामी के जंजीरों से मुक्त होने वाले उपनिवेशवाद की जो व्यवस्था है, उससे मुक्त होने के बाद ऐसे सारे देश और देशों के समूह विश्व की जो सत्ता केंद्र है उसके सामने चुनौती खड़ा करना शुरू किया।